नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, पीडीएफ इसके बाद ही अपलोड कर दूंगा जल्दी से। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहला अगर काल देखा जाए हिंदी साहित्य का काल विभाजन में, तो आदिकाल सबसे पहले आ जाता है। तो आदिकाल का नामकरण किसने क्या, किस विद्वान ने क्या किया है, वो हम पढ़ लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल नाम से हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम अभिहित करते हैं। वहीं रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल नाम देते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने भी आदिकाल ही स्वीकार किया है नामकरण प्रथम काल का हिंदी साहित्य के। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज अपने काल नाम देते हैं। राम कुमार वर्मा संधि काल और चरण काल नाम देते हैं। राहुल संकृत्यान सिद्ध सामंत काल नाम देते हैं। मिश्र बंधु आरंभिक काल, ये याद रखना साथियों, ठीक है। आरंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल नाम देते हैं। ये थोड़ा सा ना इसमें बच्चे कंफ्यूज में आ जाते हैं। तो ये पीछे जो ध्वनि आई है मुझे नहीं मालूम कहाँ से आई है, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं भाई। तो मिश्र बंधु जो हैं वो आरंभिक काल नाम देते हैं। गणपति चंद्रगुप्त याद रखना है, ये प्रारंभिक काल नाम देते हैं। और साथ में इन्होंने कहा कि भाई ये साहित्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल शून्य काल था, कोई ऐसा परिपक्व साहित्य नहीं रचा जा रहा था, इसलिए शून्य काल भी नाम जो है कौन, गणपति चंद्रगुप्त दे देते हैं। आगे साथियों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधी जो इन्होंने पुस्तक लिखी है, क्या है उस पुस्तक का नाम, हिंदी साहित्य का अतीत, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का अतीत नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है। उसमें जो वीर काल नाम देते हैं आदिकाल का, वहीं पर धीरेन्द्र शर्मा अपभ्रंश काल नाम देते हैं। चंद्रदत्त शर्मा गलेरी जे अपभ्रंश काल नाम देते हैं। यह भी ग्रियर्सन चारल काल नाम देते हैं। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल नाम देते हैं। रामाशंकर शुक्ल रसाल जी, यहाँ रामशंकर लिखती है, रामाशंकर शुक्ल रसाल आना है। जय काव्य काल नाम दिए हैं इन्होंने। राम खिलावन पांडे संक्रमण काल नाम देते हैं। हरीशचंद्र वर्मा ये भी संक्रमण काल। मोहन अवस्थी आधार काल नाम देते हैं। शंभुनाथ सिंह प्राचीन काल नाम देते हैं, बड़ी की मात्रा नहीं है चौको। वासुदेव सिंह उद्भव काल नाम देते हैं। राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल। शैलेश जैदी आविर्भाव काल। तो ये जो नाम बाकी आपने नहीं सुने होंगे तो साथियों बता देते हैं। ये जो विद्वान हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं और पीएचडी कर रखा है इन लोगों ने, विद्वान लोग हैं, इनके भी पूछे जा सकते हैं खासकर नेट की परीक्षा में। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और साथ में रामचंद्र शुक्ल और अन्य फेमस विद्वान तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन इनको भी पढ़ लेना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद नाम आ जाता है हरीश जी का। हरीश जो है उत्तर अपभ्रंश काल नाम देते हैं जी, ठीक है। क्योंकि 10वीं शताब्दी से ही मुख्य रूप से आपको पता ही है कि आदिकाल की शुरुआत जो है मानी गई है सामान्यतः। तो बस यही है भाई जिसकी वजह से ये जो नाम उत्तर अपभ्रंश काल नाम दिया है हरीश जी ने। आगे है बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह अपभ्रंश काल नाम देते हैं और कहते हैं ये जातीय साहित्य का उदय, ठीक है। अपभ्रंश काल और साथ में विसर्ग डाला है, यानी आगे नाम दिया है इन्होंने, पूरा का पूरा नाम याद कर रखना है आपने। श्याम सुंदर दास क्या नाम देते हैं, वीर काल और अपभ्रंश काल, ठीक है। दोनों ही नाम इन्होंने दिए हैं, याद रखें। हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन हो सकता है, तो भाई ये भी विभिन्न इतिहासकारों ने यानी साहित्य इतिहासकारों ने अलग अलग नाम सुझाए हैं। राहुल सांकृत्यान सरहप्पा बताते हैं कि हिंदी का पहला कवि है, ठीक है। और आदिकाल का पहला कवि का कह सकते हैं, हिंदी का पहला प्रथम कवि जो है विजय सुझाते हैं सरहप्पा को, यही सर्वमान्य है सबसे ज़्यादा। तो और 769 ईस्वी का समय काल माना जाता है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्प या पुंड जो है ये हिंदी के पहले कवि जो कि 10वीं शताब्दी है, राजा मान सिंह के दरबार में ये कवि थे। और रामचंद्र शुक्ल हालांकि इसके बिल्कुल खिलाफ है, कहते हैं कि इनको नहीं माना जा सकता, पुष्प और पुंड को हिंदी का पहला कवि नहीं माना जा सकता, लेकिन शिव सिंह सेंगर मानते हैं भाई, क्या है क्या है। गणपति चंद्रगुप्त पर आ जाते हैं। तो शालीभद्र सूरी का जो समय है वो 1184 ईस्वी है, इनको ये प्रथम कवि स्वीकार करते हैं हिंदी का। और राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू हिंदी का पहला कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान जो 13वीं शताब्दी में हुए हैं वो पहले कवि हिंदी के। बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति जो कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में हुए हैं, तो इनके अनुसार ये हिंदी के पहले कवि हैं। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं। वहीं रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो राजा मुंज और भोज ये दो को स्वीकार करते हैं, दो कवियों को हिंदी का पहला कवि। 993 ईस्वी का समय काल। और नोट करने वाली बात साथ ही याद रखनी है अपने, राहुल सांकृत्यान द्वारा जो स्वीकृत है सिद्ध कवि सरपा या सरपाद जिनको कहा जाता है हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना जाता है, यही सर्वमान्य है सामान्य रूप से। आगे साथियों आ जाते हैं परिस्थितियों के ऊपर, और परिस्थितियों को ही एक प्रकार से पृष्ठभूमि भी कहा जाता है साथियों, तो भूलना नहीं है, पृष्ठभूमि यानी
परिस्थितियाँ। ठीक है साथियों, PDF आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, परिस्थितियाँ क्या रही हैं, कौन से शासक रहे हैं, का क्या साहित्य रहा है, ये सब कुछ साथियों पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। यदि राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें साथियों, तो कासिम ने भारत पर, कासिम शाह है एक, भारत पर आक्रमण किया था और यह अरबों का प्रथम आक्रमण था। अरब कंट्री का 712 ईस्वी में भारत पर किया गया था। महमूद गजनवी का नाम बहुत ज़्यादा आता है, अफ़गानिस्तान से ये थे। और 10वीं शताब्दी में गजनी का राज्य जब मोहम्मद गजनवी के हाथ में आया तो उसने भारत पर सफल आक्रमण किया और 1001 ईस्वी में किया था ये। ठीक है, पहला आक्रमण। मोहम्मद गजनवी, सॉरी मोहम्मद गजनवी है साथी वैसे नाम, जहाँ पर गजनी लिख दिया है वहीं से थे ये। तो भारत पर इन्होंने 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने 1008 ईस्वी में मूर्तिवाद के विरुद्ध नगर कोट में आक्रमण किया। यानी आपको पता है मुस्लिम लोग जो है मूर्ति प्रथा के विरुद्ध हैं, तो इसलिए ये काफ़ी खिलाफ रहे हैं। मोहम्मद गजनवी ने मथुरा, कनौज, ग्वालियर, सौराष्ट्र, जब सौराष्ट्र जगह आपने सुनी होगी, शिव का मंदिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, गुजरात की जगह है ये। ठीक है, बनारस आदि मंदिरों को भी लूटा इन्होंने और कई मंदिरों को तबाह भी किया। और उसका सबसे चर्चित आक्रमण 1024 ईस्वी में सौराष्ट्र, सोमनाथ, जो सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर है भगवान शिव का, उस पर किया था जी। और नगरों को पद्दलित किया, यानी कि नगरों को तबाह कर दिया था एक प्रकार से, मंदिरों को भी तबाह कर और इनको नगरों को भी। मोहम्मद गौरी का नाम ले लेते हैं। मोहम्मद गौरी एक कट्टर मुसलमान था। उसने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया, जहां का शासक भी पूरी तरह पराजित हुआ उससे। और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज को पराजित किया। तराइन की लड़ाई आपने पढ़ी होगी, दो हुई हैं भाई, एक 1191 ईस्वी में और दूसरी 1192 से। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से लड़ता है तो हार जाता है। 92 में छल द्वारा वो जीत जाता है जी। तो ये कथा है भाई, राजनीतिक परिस्थितियाँ कौन से शासक रहे हैं। लेकिन हाँ, हर्षवर्धन को भी आपने नहीं भूलना है। ठीक है, हर्षवर्धन काल ये सब कुछ हो रहा था जी, चाहे राष्ट्रकूट राजा हो चाहे हर्षवर्धन हो, ये सब कुछ आप पढ़ें। ओके, जैसे कि हर्षवर्धन का नाम मैंने लिया साथियों, लेकिन ये इतनी बुरी स्थिति हुई कैसे, तो कुछ और भी ऐड करना चाहूँगा इसमें। तो अगर हम देखें तो अंतिम हिंदू जो शक्तिशाली राजा रहा है वो हर्षवर्धन रहा है। उसके बाद जो है बिल्कुल उसके जो उत्तराधिकारी रहे हैं वो बिल्कुल निकम्मे कह सकते हैं, जिसके कारण मुस्लिम शासक आए और उन्होंने पूरा देश का माहौल जो है ख़राब कर दिया एक प्रकार से। तो ऐसा कह सकते हैं राजनीतिक दृष्टि से युद्ध और शांति का काल दे रहा है, आदिकाल। तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत खंड राज्यों में विभक्त हो गया कई सारे। चौहान और चंदेल वंश के राजपूत राजाओं ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। अभी जो पूछा जा सकता, वर्धन राज्य तो था ही, ठीक है, चौहान, चंदेल, ठीक है, ये भी राजा रहे हैं। इन वंशों का भी इसमें अपना दौर रहा है आदिकाल के शुरुआती पलों में। तो ये पूछा जा सकता है कौन से वंश जो हैं आदिकाल के हैं, तो ये चौहान, चंदेल का भी याद रखना है। ठीक है, राजपूत राजा थे ये। राजपूत राजा निरंतर युद्ध की आग में जलते जलते अंततः शक्ति क्षीण हो गए, यानी कि बिल्कुल ख़त्म से होने लगे थे, कमज़ोर होने लगे थे। बस गद्दी चाहिए, सत्ता चाहिए, विस्तार चाहिए, वह ख़त्म हो रहे। विदेशी आक्रांताओं को का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे वे लोग। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय बराबर बना रहता है। अगर आप बोले भारत का प्रवेश द्वार क्या है, तो भारत की उत्तर पश्चिमी जो जगह है, जैसे पंजाब हो गया, ठीक है, ऊपर हमारा कश्मीर हो गया, तो ये उत्तर पश्चिम जगह, ये पूरा का पूरा प्रवेश द्वार तो है भारत का। बस यहीं से आते थे और आक्रमण करते थे, लूटते थे और मारते थे, पीटते थे, कूटते थे, क्या बोले भाई, लोगों को ख़त्म करते थे और लूट के ले जाते थे खजाना। महिलाओं की स्थिति पर भी बहुत दयनीय हम कहेंगे कि एक विचारधारा थी उस वक्त के लोगों की। उनको बच्चों को ज़्यादा सहना पड़ता था, महिलाओं को, ये सब था भाई। लेकिन शासकों का क्या है, बाकी साथी देखते हैं। 10वीं शताब्दी में सभी महमूद गजनवी ने, यानी कि एक राजा हुए हैं जो मैंने पीछे ही पढ़ा। तो साथियों 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत को पदाक्रांत किया और जनता विदेशी आक्रमणकारों से त्रस्त थी ही। साथ ही साथ युद्धगामी देशी राजाओं ने, यानी भारत के राजाओं ने भी अत्याचार करने बंद नहीं किए थे जनता के ऊपर। तो यही हुआ भाई कि जो धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में, यानी उत्तर भारत हिंदी राज्य माने जाते हैं, तो हिंदी प्रदेश में स्थित
राज्यों दिल्ली, कनौज, अजमेर आदि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। इस प्रकार का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनस्थिति का प्रतिफल है, या यूँ बोले कि एक प्रकार से ये बहुत ही क्षीण कर देने वाली परिस्थिति राजनीति परिस्थिति में हमें देखने को मिलती है, जिसमें मुसलमानों का आक्रमण होता है और हिंदू राजा पराजित होते हैं। आगे चलते साथियों, सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी रही हैं इसके ऊपर विचार कर लेते हैं। समाज छोटी छोटी उपजातियों में विभक्त था। समाज में अनेक रूढ़ियाँ पनप रही थी। समाज में नारी की दशा अत्यंत शोचनीय एवं दयनीय थी। वह मात्र भोग की वस्तु रह गई थी। उसका क्रय विक्रय खरीदना बिकना ये सब चल रहा था। सामान्य जन शिक्षा से वंचित था और निर्धनता बढ़ती जा रही थी। सती प्रथा का भयंकर अभिशाप था भाई, यानी सती प्रथा चल रही थी। जैसे कि कोई पति मरता है तो उसकी पत्नी को जिंदा ही जलना पड़ता था अपने पति के साथ ही चिता पर। तो ये एक अभिशाप था, खास तौर पर जो राजपूतों में, यानी जो अपर कास्ट राज के समय में हम मानते हैं, उनमें बहुत बिल्कुल आत्मसम्मान स्वाभिमान से ये किया जाता था। नारी के कारण युद्ध भी हुआ करते थे और राजाओं में बहुविवाह की प्रथा प्रचलन थी। सामंती व्यवस्था से सामान्य जन आक्रांता था, यानी सामंत व्यवस्था चल रही थी और उससे सामान्य जन यानी कि जनता जो है बहुत ही भयभीत थी। आगे कुछ और पढ़ लेते हैं। सामाजिक परिस्थिति में क्या है कि जिस युग में धर्म और राजनीति की दशा दीनहीन हो, उसमें उच्च सामाजिकता की आशा ही नहीं की जा सकती भाई। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित थी। कहीं भी और आश्रित उसको नहीं मिल रहा, आश्रय मिल ही नहीं रहा था। सामान्य जनता अशिक्षित थी, यह तो पहले बता चुके। जो साधु सन्यासी शापों और दानों की ओर दृष्टि लगाए हुए थे, तो मतलब जनता अशिक्षित थी तो फिर कहाँ जाए, साधुओं के पास जाएगी। आज भी लोग पढ़े लिखे होकर भी आप देखते होंगे कि भाई भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं भाई, भाग कहाँ रहे हैं, वही चले चपटों की ओर। तो उस वक्त तो भाई जनता अशिक्षित थे तो और भी ज़्यादा भाग रही थी, तो क्या ही बोले। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था। वे मात्र योग्य बनकर रह गई थी, यानी भोग्य कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। योग्य बन के नहीं कहेंगे, भोग्य बन के रह गई थी। थोड़ी सी गलती है जहाँ पर टंकन में, सुधार लीजिएगा। सती प्रथा भी इस काल का एक भयंकर कोड था। जैसे कि पहले ही बता चुके, तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा भी थी। आदिकाल के समय में स्वयंवर प्रथा भी थी, जहाँ पर लड़कियाँ अपने मनपसंद का वर चुन सकती थी, लेकिन अपर कास्ट में, यानी जो श्रेष्ठ स्वर्ण कैटेगरी के लोगों के लिए। ओके, साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। तो वही पर्याय युद्ध का कारण भी जो है बन जाता था स्वयंवर वाली प्रथा, ठीक है। तो ये भी पर्याय लिखना था यहाँ अक्सर, जिसका अर्थ होता है पर्याय का। सुंदर राजकुमारियों के बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाता था। एक सामान्य बात हुआ करती थी। राजा और सामंत अंतर्मुखी रंगरलियों में व्यस्त हुआ करते थे। और अभी सामंत क्या, एक तो राजा होता था, आगे उसने कई जिम्मेदार बनाए होते थे, जिनके अंतर्गत बहुत सारी ज़मीनें, और वो टैक्स जो है वसूलते थे लोगों से और जाके राजा की झोलियाँ भरते थे। बस ऐसा ही है जैसे कि कोई राजा है और उसके आगे कई मंत्री। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और अ, जब तक सॉरी जप आना था जहाँ पर, ठीक है। जब जब तप करके लोग महामारी एवं युद्ध के संकटों को अ, मतलब एक प्रकार से इससे युद्ध के संकटों को वो एक ओर डालना चाहते थे। कहने का तात्पर्य कि उनको विश्वास था कि पूजा पाठ और तंत्र मंत्र जप तप आना है पर, ठीक है। जप तप करके क्या है, युद्ध के संकटों से एक प्रकार से हम छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर थोड़ी सी गलती है। वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों में सम्मान नहीं रहा था। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वर्ण व्यवस्था के प्रति जो लोग हैं वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो रहे थे। वही लोग जो ज़्यादा निम्न अपने आप को मानते हैं, गरीब दरिद्र जनता, उनको जो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको ज़्यादा शोषण का सामना करना पड़ रहा था। आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी, तो आदिकाल में 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, सिद्ध, नाथ और जैन संप्रदाय, ठीक है। इस काल में क्या हुआ साथियों, इस काल में वैदिक और पौराणिक धर्म के विभिन्न रूपों के साथ जैन और बौद्ध धर्म भी अपने वास्तविक आदर्शों से हट गए। बौद्ध धर्म में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका था। बौद्ध में मूर्ति पूजा योग भक्ति का समावेश होने लगा था। हालांकि बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जो होने लगा था। आज भी देखोगे तो बौद्ध धर्म के लोग करते हैं ये मूर्ति पूजा। तो बहुत सारे हिंदू जो बौद्ध धर्म की ओर भी उस वक्त आकर्षित हुए।
कालांतर में, कालांतर यानी कि समय बीतने पर तंत्र मंत्र जादू टोना मांस मदिरा आदि ने सब स्थान पा लिया। खास तौर पर आपको पता है सिद्धों में ये आमतौर पर मिलता है। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर इस काल में ये मतलब धर्म के जो वास्तविक आदर्श है इस काल में उनका नाश होने लगा। ठीक है, लोग आश्चर्य विहीनता चमत्कार प्रदर्शन भोग विलास को विशेष महत्व देने लगे। सिद्ध संप्रदाय निम्न वर्ग की शिष्य जनता पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ने लगा था भाई। तंत्र मंत्र जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा अशिक्षित जनता पर अपना प्रभाव जमा रहे थे ये लोग। सिद्ध संप्रदाय के जो योगी हैं इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप जो है लुप्त होते जा रहे थे। उनमें अंधविश्वास का समावेश हो गया था, यही कहना चाह रहे हैं भाई। और हिमालय के पाक देश से प्रचलित नाथ पूजा बौद्ध धर्म को प्रभावित करके वज्रयान शाखा के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी जी। ठीक है, हिमालय के पाक देश मतलब हिमालय तक जो है सिद्धों का प्रभाव था। और जो नाथ पूजा है बौद्ध धर्म को प्रभावित कर रही थी। इसी कारण आपको पता है कि गोरखनाथ ने अपना संप्रदाय ही अलग कर लिया था सिद्धों से। ठीक है, तो ये कुछ है भाई। और आगे परिस्थितियों में बात करते हैं साथियों आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो वही तीन धाराएं इसमें बह रही थी। एक थी परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना, संस्कृत में रचनाएं हो रही थी। और बाकी था प्राकृत अपभ्रंश साहित्य का सृजन जैन कवि कर रहे थे। ठीक है, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में अगर साहित्य रचा जा रहा था वो जैन साहित्य रचा जा रहा था। वह हिंदी में लिखे जाने वाला साहित्य भी आ चुका था। जैसे कि आपको पता ही है सिद्धों में सरपा ऐसे कवि जो कि माना जाता है कि हिंदी में लिख रहे थे उस वक्त। ठीक है, सिद्धों के कई कवि जैसे विद्यापति भी और भी बहुत सारे कवि। आगे चलते हैं। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों और एवं स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गईं। ठीक है, और ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना हुई। ज्योतिष और काव्य शास्त्रों पर भी, काव्य शास्त्र वही जैसे भारतीय काव्य शास्त्र के मुनि जो हैं काव्य के ऊपर लिख रहे हैं, काव्य लक्षण के ऊपर, रस के ऊपर, ऐसा। आनंदवर्धन मम्मट एवं श्रीहर्ष जैसी प्रतिभाएं इस युग की देन है। आपको पता होगा आनंदवर्धन जिन्होंने ध्वनि संप्रदाय दिया है। मम्मट के विचार भी काफ़ी ज़्यादा शब्द शक्ति के ऊपर, रस के ऊपर मिलते हैं हमें। और वहीं स्वयंभू पुष्पदंत और धनपाल हेमचंद्र जैसे जैन कवियों ने भी जो साहित्य प्रस्तुत किया है वह अपनी मौलिकता एवं साहित्यता के कारण उच्च कोटि का है। चरण कवियों की सामयिक आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया है कि उस समय जो भट्ट या चरण किसी राजा के पराक्रम विजय की व्याख्या करता था वही समान पाता था। कहने का तात्पर्य देखिए साथियों भट्ट कवि भी होते हैं और चरण कवि। भट्ट कवि कहने का तात्पर्य जी भट्ट एक जाति हुआ करती थी और चरण उसी का ही एक पर्याय शब्द है। और ये लोग क्या करते थे कि किसी राजा के अधीन हुआ करते थे और बस अपने राजा का शौर्य प्रदर्शन ही किया करते थे। जैसे कि नल सिंह जो हैं विजयपाल रासो की जो रचना लिखी है नल सिंह द्वारा, बस अपने राजा की वो पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही था उस वक्त। ठीक है जी, तो आदिकाल के साहित्य में क्या था कुछ खास वो आपको बता दिया है, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र ज्योतिष ग्रंथ भी लिखे जा रहे थे और कुछ रचनाएं और भी थीं जो जैन साहित्य वगैरह और चारण साहित्य रासो साहित्य पर भी बात हो रही थी। आदिकाल की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या रही हैं साथियों ये देख लेते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था तथा हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार थी। किंतु कालांतर यानी समय बीतने पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से भी प्रभावित हो गया। इसका पूरा फायदा मुस्लिम संस्कृति के लोग उठाने लगे। वे भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों जैसे मंदिरों मठों विद्यालयों को नष्ट करने का प्रयास करने लगे। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकाल के हिंदू संस्कृति के अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा। और कहना असंगत न होगा कि आदिकालीन भारतीय संस्कृति परंपरा से विच्छिन्न होकर मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव को स्वीकार करती जा रही थी। और मुस्लिमों का प्रभाव जो है भारतीय साहित्य पर भी, उस वक्त के हिंदी साहित्य पर भी पड़ना शुरू हो चुका था। तो ये रहे साथी कुछ परिस्थितियाँ जो आपने याद कर लेनी है। कलाओं के बारे में पूछा जा सकता है, कलाएँ कैसी थीं? तो वही लोग जो थे वो मिट्टी का ही सब कुछ बना रहे थे, मिट्टी के बर्तन ये सब कुछ। इमारतें भी बन रही थी, कुतुब मीनार बन गया है भाई, है ना, उस वक्त का ही आदिकाल के समय में का ही। लोग मंदिरों में भी मूर्ति जो है स्थापित कर रहे थे, मूर्ति
बनाने में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो ये हस्तकला तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही है आदिकाल में। तो ये सब कुछ है भाई, और कुछ खास है नहीं है। परिस्थितियाँ ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन कौन सा शासक रहा है, कौन सी जो है रूढ़ी उस वक्त थी, मतलब रूढ़ी मतलब कि कौन सी भाई उस वक्त की बुराइयाँ थीं। ठीक है, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ये सब छोटी छोटी बातें। तो साथ ही इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ये पीडीएफ पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक जरूर रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।